हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बुद्धिज़्म के बारे में स्टडी करेंगे। बुद्धिज़्म के बारे में सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सिद्धार्थ गौतम जो है इनका नाम होता है और इनका जो जन्म होता है वो 563 बीसी में होता है। ठीक है, और ये बिलोंग करते हैं एक रॉयल फैमिली से जो कि रूल करती है कपिला वस्तु में। तो कपिला वस्तु में ये रूल करती है और ये साक्य क्लेन के होते हैं। इनका जो ये कपिला वस्तु है ये सिचुएटेड है लुम्बिनी में, और ये आपको देखने को मिलेगा इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे। लुम्बिनी एक प्लेस है, उसी में एक साक्य क्लेन था जो कि कपिला वस्तु पे रूल करता था। इनके फादर का नाम था सुदोधना, जो कि बाय कास्ट क्षत्रिय थे। ठीक है, और इनकी जो मदर थी उनका नाम था माया, जो कि सिद्धार्थ के 7 डेज बर्थ के बाद इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो सिद्धार्थ की जो अपब्रिंगिंग होती है वो महाप्रजापति गौतमी जो होती हैं वो उनकी अपब्रिंगिंग करती हैं। तो ये जो उनकी मदर थी ना माया, उनकी ही ये सिस्टर होती हैं, और उनको बोला जाता है कि महाप्रजापति गौतमी जो है वो सिद्धार्थ की स्टेप मदर हुई, बिकॉज उन्होंने ही उनकी अपब्रिंगिंग की है जब उनकी मदर माया की डेथ हो जाती है। 16 ईयर्स की एज में सिद्धार्थ गौतम की शादी हो जाती है यशोधरा से, और 28 ईयर्स की एज में उनको एक बेटा भी हो जाता है जिसका नाम होता है राहुल। ठीक है, तो ये सिद्धार्थ गौतम के आपकी फैमिली के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो टर्निंग पॉइंट होता है कि आखिर सिद्धार्थ गौतम एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो सडनली जो है वो क्यों सन्यासी की तरफ टर्न हो गए, क्यों उन्होंने सब कुछ अबॉन्डन कर दिया, हर चीज़ क्यों उन्होंने छोड़ दिया। इस चीज़ के लिए एक बोला जाता है कि 4 साइट होते हैं, जिसको हम बुद्धिज़्म जब हम स्टडी करते हैं तो बोलते हैं 4 साइट्स, जो कि टर्निंग पॉइंट रहते हैं बुद्धा की लाइफ का, जो कि सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाते हैं। तो वो जो 4 साइट्स होते हैं, पहला होता है एक ओल्ड मैन, दूसरा होता है एक डिजीज्ड पर्सन, थर्ड एक डेड बॉडी, और फोर्थ होता है एक एसिटिक यानी सन्यासी। तो ये जो 4 जो साइट्स होती हैं, एक बार क्या होता है कि गौतम बुद्ध जो होते हैं वो अपने रॉयल जो किला होता है उससे वो बाहर निकलते हुए जाते हैं, तो वो सबसे पहले देखते हैं एक ओल्ड मैन को, दूसरा वो देखते हैं एक बहुत सफ़र करता है, उसकी बॉडी पे काफ़ी सारे डिजीज़ रहते हैं एक पर्सन को, थर्ड वो देखते हैं एक डेड बॉडी पड़ी हुई रहती है, और फोर्थ वो देखते हैं एक सन्यासी को। तो जब ये चारों चीज़ों वो देखते हैं तो उसके बाद उनके माइंड में काफ़ी चीज़ें निकलने लगती हैं कि आखिर ये ऐसी भी लाइफ होती है, इस तरह की भी सफरिंग्स होती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद वो अपनी जो भी लग्जीरियस लाइफ होती है उसको वो छोड़ देते हैं, और उसके बाद ही वो ये 4 जो साइड्स हैं इसको बोला जाता है टर्निंग पॉइंट आता है उनकी लाइफ में, और 29 ईयर्स की एज में वो घर को छोड़ देते हैं, अपनी सारी लग्जरी, अपनी फैमिली, सब चीज़ को अबॉन्डन कर देते हैं, हर चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो 29 ईयर्स की एज में आपको याद रखना है कि उन्होंने घर को त्याग दिया था, फैमिली परिवार सब कुछ को त्याग दिया था, और वो निकल पड़े थे ज्ञान की खोज में। ठीक है, अलाराम कलमा जो कि वैशाली में थे, और रुद्र का रामपुत्रा जो कि आपके राजगृह के थे। तो ये जो दोनों हैं ये गुरु थे जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी सिद्धार्थ ने। तो पहले आपको याद रखना है कि फर्स्ट गुरु जो है वो आपके अलाराम कलमा है, जो कि वैशाली में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, और सेकंड उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी रुद्र का रामपुत्र से, जो कि राजगृह में है। लेकिन उसके बाद भी सिद्धार्थ को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं खुद ही मेडिटेशन करूँगा, और मेडिटेशन करके ही मैं जो अपनी सेटिस्फैक्शन चाहता हूँ, जो ज्ञान चाहता हूँ, मैं खुद से हासिल करूँगा। उसके बाद ही वो क्या करते हैं, बोध गया जाते हैं। बोध गया में निरंजना नदी के पास एक ट्री रहता है, पीपल ट्री, वहीं पे वो पीपल ट्री के नीचे बैठते हैं, और सामने निरंजना रिवर है, और वहीं पे वो अपनी मेडिटेशन को शुरू कर देते हैं। मेडिटेशन करते हुए जब उनको 49 डेज हो जाते हैं, आफ्टर 49 डेज के बाद उनको इनलाइटमेंट मिल जाता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और इसी ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही उनका जो नाम होता है वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो जाता है, या फिर साक्य मुनि हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे अभी मैंने बोला साक्य मुनि भी उनको बोलते हैं, तो क्यों, क्योंकि वो साक्य क्लेन से बिलोंग करते थे, इसलिए साक्य मुनि भी बोलते हैं उनको। और सिद्धार्थ गौतम जब इनलाइटमेंट पा जाते हैं, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है पीपल ट्री के नीचे रिवर निरंजना के पास, तो जाके उनका जो नाम होता है वो गौतम बुद्ध हो जाता है, क्योंकि जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको हम बुद्ध बोलते हैं।
और ये उनका एज भी आपको याद रखना कि किस एज में उनको इनलाइटमेंट मिली थी। तो 35 ईयर्स की एज में उनको इनलाइटमेंट मिली थी। 35 ईयर्स की एज में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब कि 4 जो नोबल ट्रुथ बोलते हैं। ठीक है, बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रुथ होते हैं जो कि बुद्धा ने दिए थे। ये नोबल ट्रुथ क्या है उनके बारे में आइए जानते हैं। पहला बुद्धा ने कहा था ट्रुथ ऑफ सफरिंग, सेकंड फाइंड कॉज ऑफ सफरिंग, थर्ड सोल्यूशन फॉर सफरिंग एंड फोर्थ इम्प्लीमेंटिंग राइट एक्शन। अब देखिए ट्रुथ ऑफ सफरिंग मतलब मानिए दुख, आपको दुख किस चीज का है, आपको सौरो, आपकी लाइफ में दुख क्यों है, आपका दुख का कुछ कारण जरूर होगा तभी आपको दुख है या सौरो है या फिर सफरिंग आप कर रहे हैं, राइट। तो यही इन्होंने बोला कि पहले आप पता कीजिए ट्रुथ ऑफ सफरिंग क्या, आप क्यों दुखी हैं, तो आप दुखी क्यों हैं, आपके दुख का कारण क्या है, कॉज क्या है आपके दुख होने का, और उसके बाद उसके लिए सोल्यूशन ढूंढिए कि उसका आप क्या सोल्यूशन दे सकते हैं, उस दुख के हटाने का, उस दुख का क्या आपका होता है ना सप्लीमेंट्री क्या हो सकता है जिससे आपको खुशी हो, जिसमें आपकी चाहत जो है कि आप बहुत दुखी हैं ये चीज़ मुझे नहीं मिली, तो फिर आप उस दुख को हटा सकें, भूल सकें, तो उसका सोल्यूशन ढूंढिए और उसके बाद इम्प्लीमेंट कीजिए उस चीज़ को जो आपने ढूंढा कि हाँ इस चीज़ से अब मेरा जो सौरव है, जो मेरा दुख है, वो मेरी सफरिंग है वो खत्म हो जाएगी, उसका मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया। तो वही जो एक्शन है वही उसको बोलते हैं हम राइट एक्शन को इम्प्लीमेंट कीजिए अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये 4 नोबल ट्रुथ थे जो बुद्धा ने बताए थे। और बुद्धा ने ये बोला था कि जब आप ये चारों नोबल ट्रुथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 8 पाथ होते हैं, आपको वो 8 पाथ को आपको वो समझना होगा, उस 8 पाथ को अपनी लाइफ में आपको अपनाना होगा। उसके बाद ही ये जो 4 नोबल ट्रुथ हैं उनको आप एक्चुअल में समझ पाएंगे और अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और उसके बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और आपका जो भी सौरव है, जो दुख है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये आपके 4 नोबल ट्रुथ हैं जो कि बुद्धा ने दिए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं जब बुद्धा ने बोला था कि आपको ये राइट एक्शन जो इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए आपको 8 पाथ उन्होंने बताए थे, उसके बाद ही आप इस 4 नोबल ट्रूथ को आप अपना पाएंगे अपनी लाइफ में। तो पहला ये जो मैं आप बताना जा रही हूँ आपको, ये आपका 8 पाथ होगा जो कि बुद्धा ने आपको दिए थे कि इस चीज़ को आप करके ये 8 पाथ को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को ज्ञान की प्राप्ति की तरफ ले जा सकते हैं और हर दुख से आप जो है अपने आप को निवारण दे सकते हैं, हर दुख को आप पीछे छोड़ सकते हैं। तो पहला है राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, राइट इफर्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्शन, राइट स्पीच, राइट इंटेंशन एंड राइट व्यू। ठीक है, तो ये 8 पाथ हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ का जो सौरव है उसको पीछे छोड़ सकते हैं और एक राइट एक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स 3 पिटाका, जो मैंने 3 बास्केट्स बोले थे। ठीक है, तो बुद्धिज्म में 3 बास्केट्स होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो 3 पिटाकास की बात करूँ मैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में 3 बास्केट्स बोलते हैं, तो उस 3 बास्केट्स में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको मिलती है देखने को। पहला होता है विनय पिटाका, दूसरा होता है सुता पिटाका एंड थर्ड होता है अभिधामा पिटाका। जो विनय पिटाका होता है वो कंसिस्ट करता है रूल्स और रेगुलेशंस को, जो कि आपके मोंक्स होते हैं या फिर जो आपकी नन्स होती हैं उनको बताया जाता है कि आपके ये नियम कानून है जो आपको फॉलो करना है अपनी मॉन्स्टिक लाइफ के लिए। ठीक है, तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो विनय पिटाका में लिखे गए हैं मोंक्स के लिए। सेकंड होता है सुता पिटाका। सुता पिटाका में कंसिस्ट करते हैं सारी जो भी टीचिंग्स होती हैं और जो धमा है बुद्धा की, वो सब कुछ कंपाइल किया गया है सुता पिटाका में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सुता पिटाका में आपको सब कुछ जो भी टीचिंग्स हैं, जो भी धमा है, जो कुछ भी बुद्धा ने बोले थे, वो सारी कंपाइलेशन आपको सुता पिटाका में मिलती है। थर्ड है आपका अभिधामा पिटाका। अभिधामा पिटाका ये फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स को इसमें कंसिस्ट किया गया है, इसमें लिखा गया है, कंपाइल किया गया है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो बुद्धा की लाइफ है उसको हम बोलते हैं ग्रेट इवेंट्स जो होती हैं बुद्धा के लाइफ में। तो बुद्धा की लाइफ में जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने घर को अबॉन्डन किया, फिर उन्होंने किस तरीके से इनलाइटमेंट लिया, फिर किस तरीके से उनको जो अपनी जो अपने डिसाइपल्स थे उनको किस तरीके से वो टीच करते हैं, प्रीच करते हैं, वो सारी चीज़ों को, उनकी लाइफ को हम बोलते हैं एक कि वो ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धा की लाइफ को हम पढ़ते हैं। तो उसके लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे बुद्धिज्म में कि ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ क्या है, तो वहाँ पे हम सिंबल्स की बात करते हैं और हम सिंबल से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो कहीं भी अगर आपको लोटस देखने को मिले तो आप समझिए कि वो बुद्धा की लाइफ के बारे में बता रहा है कि वो बुद्धास का बर्थ हो रहा है, ठीक है। तो बुद्धा का बर्थ जो है वो सिंबल डिनोट करता है लोटस से। सेकंड, आपको हॉर्स यहाँ पे दिख रहा है। हॉर्स डिनोट करता है कि जिस तरीके से उन्होंने ग्रेट डिपार्चर किया, अपने घर को उन्होंने छोड़ा, अपनी फैमिली, अपनी रॉयल फैमिली, लग्जरियस लाइफ, उन सबको पीछे छोड़ा, तो वो हॉर्स पे ही बैठ के घर से निकले थे, इसलिए हॉर्स डिपिक्ट करता है कि ग्रेट डिपार्चर हुआ उनका। थर्ड, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा इनलाइटमेंट का ये जो बोधि ट्री है, जिसको हम बोल रहे थे अभी कि पीपल ट्री के नीचे बैठ के उन्होंने इनलाइटमेंट अटेंड किया था। तो इनलाइटमेंट अटेंड किया था उन्होंने पीपल ट्री के नीचे बैठ के, और इसी पीपल ट्री को हम बौद्धि वृक्ष या बौद्धि ट्री बोलते हैं, जो कि बौद्ध गया में आपका स्टैब्लिश है, और ये डिपिक्ट करता है इनलाइटमेंट बुद्धा को जो मिला था उससे। नेक्स्ट है आपका धर्म चक्र परिवर्तन, जिसको हम बोलते हैं कि जब सारनाथ में जब जब इनलाइटमेंट मिला था बुद्धा को, उसके बाद जो फर्स्ट उन्होंने अपने डिसाइपल्स को प्रीच किया था, उनको बताया था कि क्या क्या उनको ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को जब उन्होंने आगे अपने 5 डिसाइपल्स को पढ़ाया था, उनको समझाया था, उनको वो ज्ञान दिया था, तो ये पहला ज्ञान उनकी इनलाइटमेंट के बाद उन्होंने सारनाथ में ही दिया था। सारनाथ जो कि एक प्लेस है बनारस में। आप कभी यूपी के वाराणसी में जाएंगे तो इस वाराणसी के पास ही सारनाथ एक प्लेस है, वहीं पे एक डियर पार्क है। तो उस डियर पार्क में ही गौतम बुद्ध ने अपने डिसाइपल्स को वहाँ पे अपना धर्मचक्र परिवर्तन का पहला स्पीच दिया था। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेरेमन, ठीक है। तो वो हम इस चक्र से डिनोट करते हैं, ये सिंबल होता है उनके कि उन्होंने पहली बार कब स्पीच दिया था, अपने डिसाइपल्स को कब ज्ञान दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट सेरेमन। नेक्स्ट है महापरिनिर्वाणा। तो महापरिनिर्वाणा का मतलब होता है कि जब बुद्धा अपने शरीर को त्याग देते हैं और उनकी जब मृत्यु हो जाती है, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो उस चीज़ को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, या तो लाइंग बुद्धा रहते हैं या फिर स्तूपा। तो स्तूपा अगर है तो भी वो डिनोट करता है उनकी डेथ को, और अगर लाइंग बुद्धा है तो भी वो डिनोट करता है उनकी डेथ को, ठीक है। तो ये जो कुछ सिंबल्स हैं जो आपको याद रखने, समटाइम्स एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सा सिंबल क्या डिपिक्ट करता है बुद्धा की ग्रेट इवेंट्स को, तो आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आइए देखते हैं कि डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म क्या है। तो डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म में हम पढ़ते हैं महायाना, हिनायाना, त्रिवेदा, वज्रयान, जैन। तो ये कुछ मेन जो है डिफरेंट स्कूल्स हैं आपके बुद्धिज्म के अंदर जो कि पढ़ा जाता है, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो महायाना को हम बोलते हैं संस्कृत में कि ये एक ग्रेट व्हीकल है। तो ये ग्रेट व्हीकल क्यों है? बिकॉज इसमें महायाना में ये बोला जाता है कि महायाना में जो आइडल वर्शिप होती है वो हम रिकमेंड करते हैं। लाइक अगर आप बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, तो अगर आप गौतम बुद्ध की स्कल्पचर्स बनाते हैं, उनकी इमेजेस के थ्रू अगर आप उनकी पूजा करते हैं, तो बोला जाता है कि आप महायाना स्कूल या फिर महायाना बुद्धिज़्म को आप फॉलो करते हैं। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है, सिर्फ एक वर्ड है महायाना, इट मीन्स आइडियल वर्शिप ऑफ बुद्धा। तो आइडियल वर्शिप जहाँ होती है वो महायाना बुद्धिज़्म होती है। सेकेंड हिनायान, हिनायान को बोला जाता है लेसर व्हीकल, क्योंकि ये बिलीव करते हैं ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा की, और ये बेसिकली मेडिटेशन को फॉलो करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू। आइडियल वर्शिप को बिल्कुल भी नहीं मानते। इनका मानना है कि अगर हमें सेल्वेशन चाहिए, अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो हमें खुद से डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा और मेडिटेशन करना होगा, तो हम सेलिवेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई भी आइडियल वर्शिप नहीं करते हैं। तो ये आपका एक पॉइंट मिल गया आपको, जहाँ पे लिखा है कि आइडियल वर्शिप पे ये बिलीव नहीं करते हैं, और ये सेल्फ डिसिप्लिन एज वेल एज मेडिटेशन पे ध्यान देते हैं, और उसके थ्रू ही ये सेलिवेशन को प्राप्त करते हैं। तो ये आपका हीनायान है। तो महायाना मतलब ग्रेट व्हीकल, महा मीन्स महा बहुत बड़ा व्हीकल जिसमें आइडियल वर्शिप होती है, बड़े बड़े स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े स्टैचूज बनाए जाते हैं, बड़े बड़े इमेजेस बनाई जाती है बुद्धा की, और फिर उनकी वर्शिप की जाती है, ठीक है। दूसरा हीनायान लेसर व्हीकल, कोई भी आइडियल वर्शिप नहीं करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू सेल्वेशन को प्राप्त करते हैं। थर्ड आता है आपका त्रिवेदा। त्रिवेदा भी जो है ना वो आपका हिनायान का ही एक सेक्ट है, और ये काफ़ी क्लोज है हिनायान की तरह ही, और ये ओरिजिनल टीचिंग्स में ही बिलीव करता है बुद्धा का। ये जो डेवलप हुआ था त्रिवेदा बुद्धिज़्म, ये बेसिकली आपका श्रीलंका में डेवलप हुआ था। लास्ट धीरे धीरे करते करते वो साउथ ईस्ट एशिया में फ्लो हो गया, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्प्रेड हो गया, और डोमिनेंट फॉर्म ऑफ रिलीजन है ये आपके कंबोडिया में, जो हमारे नेबर्स हैं कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड में ये काफ़ी ज़्यादा प्रिलेवेंट है।
तो ये इस एरियाज़ में साउथ ईस्ट एशिया के कुछ एरियाज़ हैं जो कि कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है ये, ठीक है। तो ये त्रिवेदा रिलीजन जो कि ये भी ओरिजिनल टीचिंग्स में ही बिलीव करता है। फोर्थ है वज्रयान। वज्रयान मीन्स व्हीकल ऑफ द थंडरबोल्ट, और बेसिकली इसको जानते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में टैंट्रिक बुद्धिज्म, मतलब जो तांत्रिक बुद्धिज्म में बिलीव करते हैं, और इनके जो वर्शिप करने का तरीका होता है ना, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है अदर बुद्धिज्म के स्कूल से। बहुत कॉम्प्लेक्स वर्शिप होती है इनकी, और ये तांत्रिक बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा बंगाल साइड पे। ओके, नेक्स्ट है आपका जैन। जैन जो है, ये जैन स्कूल आपका ये महायाना बुद्धिज्म ही है जो कि चाइना में ओरिजिनेट हुआ था, और इस ये जो तांग डायनेस्टी होती है चाइना में, तो एक डायनेस्टी थी तांग, उसी के टाइम पे ही इसका जो फॉर्मेशन होता है या फिर इस्टेब्लिशमेंट हम कह सकते हैं कि तांग डायनेस्टी के टाइम पे ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ था चाइना में महायाना बुद्धिज्म का, और इसको हम बोलते हैं जैन, ठीक है। तो ये जैन स्कूल है जो कि महायाना बुद्धिज्म को ही फॉलो करता है, और ये चाइना में टैंग डायनेस्टी के टाइम पे ही ओरिजिनेट हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे ये जापान में 7th सेंचुरी में स्प्रेड हो जाता है, और मेडिटेशन जो है इसका मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है बुद्धिज्म ट्रेडिशन का। तो ये लोग भी मेडिटेशन को ही ज़्यादातर फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या कॉज थे, क्या तरीका, अगर हम बोले कि जब एंशियंट टाइम में 563 BC का टाइम पीरियड अगर हम देखें, उस टाइम पे हिंदुज़म भी काफ़ी ज़्यादा था, और हिंदुस्तान में तो हिंदू जो धर्म है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिलेवेंट रहा है। तो उस टाइम पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप रिचुअल्स कर रहे हो, सबसे ज़्यादा आप भगवान को मानते हो, वहाँ पे अचानक से एक नया सेक्शन बन जाना, एक नया सेक्ट आ जाना बुद्धिज़्म, तो क्या रीजंस थे, कैसे वो इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया कि सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी आपको देखने को मिलता है। फॉरेन लैंड्स पे भी आपको बुद्धिज़्म के जो लोग हैं वो प्रीच करते हुए दिख जाएंगे, बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स आपको दिख जाएंगे। तो क्या रीजन थे रैपिड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म के, तो वहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। पहला है डिफेक्ट्स ऑफ हिंदुज़्म। तो कुछ हिंदुज़्म में डिफेक्ट्स थे, तो हिंदुज़्म में क्या डिफेक्ट्स है फ्रेंड्स, देखिए आज भी इस चीज़ को शायद आप एग्री करते हो, क्योंकि कुछ जगहों पे आज भी बलि दी जाती है, और जो हमारे देवी देवता हैं, इतने ज़्यादा हमारे देवी देवता हैं हमारे सनातन धर्म में कि उनकी जो पूजा हम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है। कभी कुछ भगवान की पूजा होती है, कभी किसी भगवान की पूजा होती है, कभी किसी त्यौहार, कभी कुछ पड़ता है। तो इस तरीके के जब ढेर सारे पूजा पाठ हमें करने पड़ते हैं, कथा वगैरह करनी पड़ती है, पंडित को बुलाइए, उनको कुछ दीजिए, फिर दान दक्षिणा कीजिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो जो पर्सन एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर जो काफ़ी गरीब हो, काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हो, उसके पास इतना पैसा नहीं रहता था उस वक्त कि वो हिंदुज़्म को अच्छे से रिचुअल वगैरह सब कुछ फॉलो कर सके, दान दक्षिणा वगैरह सब कुछ कर सके, पंडित को भी दान दे सके, ये सब चीज़ें वो नहीं कर पाता था। तो एक ये भी कारण था कि वो हिंदुज़्म से अलग होके और बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया। दूसरा कारण ये था कि जो छोटे वर्ग के लोग थे, जैसे कि मान लीजिए जो बैकवर्ड कास्ट के लोग थे, उनको अलाउ नहीं होते थे टेम्पल्स में जाना या कोई रिचुअल फॉलो नहीं करने देना। तो उस चीज़ की वजह से भी जो छोटे लोग थे, बैकवर्ड कास्ट के लोग, उनको भी हिंदुज़्म एक्सेप्ट नहीं करता था। तो इस वजह से वो भी बुद्धिज़्म की तरफ चले गए। फिर बलि देने की जो मैंने बात कही, तो उस टाइम पे काफ़ी सारे एनिमल्स की बलि दिलवाई जाती थी प्रिस्ट के थ्रू। तो जो लोग एनिमल्स पे ही अपनी जो लाइवलीहुड है चला रहे हैं, तो उनको तो दिक्कत होगी इस चीज़ से, तो वो भी बुद्धिज़्म की तरफ मुड़ गए। और उसके बाद काफ़ी सारे जो पंडित थे, प्रिस्ट हमारे, वो उस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के रिचुअल्स बताते थे, एक्सपेंडिचर करवाते थे, जिसकी वजह से करप्शन वगैरह भी बहुत ज़्यादा था। और इसी रीज़न की वजह से ये हिंदुज़्म के डिफेक्ट्स थे उस टाइम पीरियड में, और यही कारण था कि बुद्धिज़्म जो है काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ। लोगों ने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया, हिंदुज़्म से खुद को कन्वर्ट कर लिया, और बुद्धिज़्म को वो फॉलो करने लगे, उसके फॉलोअर बन गए। तो ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है रैपिड स्प्रेड का बुद्धिज़्म का, तो सिंपल टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म। तो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी ना, वो काफ़ी सिंपल थी। वो बहुत नॉर्मल बातें करते थे, कि वो ये नहीं कहते थे कि देखो ये रिचुअल फॉलो करना है, इस भगवान को इस दिन पूजना, उस दिन इस भगवान को पूजना, इस प्रीस्ट को ऐसे करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मल सिंपल टीचिंग्स थी उनकी कि सैल्वेशन कैसे प्राप्त करना है, आपके जो दुख हैं उनको आप
अपने दुख को हटा सकते हो। अगर आप 8 पाथ को फॉलो कर लो तो आप अपने दुख से हट सकते हो, सेलिब्रेशन मिल जाएगा आपको, आप इनलाइटमेंट हो जाओगे, आपको किसी को हार्म नहीं करना है, आपको किसी की बलि नहीं देनी है। तो ये नॉर्मल नॉर्मल जो सिंपल टीचिंग्स थे बुद्धा की, ये काफ़ी हेल्प करती हैं बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में। थर्ड है फ्रेंड, एक्सेप्टेंस ऑफ पॉपुलर लैंग्वेज। तो देखिए बुद्धा ने जो लैंग्वेज एक्सेप्ट किया था अपने बुद्धिज़्म को आगे तक फैलाने के लिए, लोगों को टीच करने के लिए, प्रीच करने के लिए, तो वो लैंग्वेज थी पाली लैंग्वेज। ठीक है, बुद्धा की जो भी टेक्स्ट आपको मिलेंगी वो आपकी, जो मैंने आपके 3 बास्केट्स बताई, वो पाली लैंग्वेज में ही आपको मिलेंगी। तो पाली लैंग्वेज उस टाइम पे कॉमन लैंग्वेज थी लोगों की। ठीक है, तो आज के टाइम में आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको दिख जाएंगे लैंग्वेजेस, लोग बातें करते हैं, बट एक टाइम पीरियड वो था 563 बीसी का, जिस टाइम पे लोगों की जो कॉमन लोग थे ना, उनकी जो लैंग्वेज थी, जैसे आज के टाइम में हिंदी, हिंदी जो लैंग्वेज है हमारी, वो हम सभी से बात कर लेंगे, चाहे हम बिहार के हों, यूपी के हों या फिर कश्मीर के हों, हम हिंदी में हर किसी से बात कर लेते हैं, ये कॉमन लैंग्वेज है। बट अगर हम बात करें कि हाँ इंग्लिश, तो इंग्लिश हर कोई नहीं समझ पाता है। कोई हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हों या फिर कुछ पेरेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश में टीचिंग उनकी नहीं हुई है, तो उनसे आप इंग्लिश में बात करोगे तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा आपका लैंग्वेज हो जाता है कि आपकी स्टडीज़ हुई हैं, या फिर अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो समझ पाएंगे, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो आप इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं। तो इंग्लिश जो है कॉमन लैंग्वेज नहीं है, बट हिंदी इज़ अ कॉमन लैंग्वेज आज के टाइम में। ठीक वैसे ही उस टाइम पे पाली लैंग्वेज जो होती थी वो आपकी एक कॉमन लैंग्वेज थी, कॉमन पीपल्स तक उसकी काफ़ी रीच थी अगर आप पाली में बात कर रहे हो। तो इसलिए जो पाली लैंग्वेज थी वो बुद्धा ने स्टार्ट किया था बात करना, टीच करना पाली लैंग्वेज में, और बुद्धा की जो भी टेक्स्ट हैं वो आपको पाली लैंग्वेज में ही मिलेंगी। तो ये कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये स्प्रेड हुई, लोगों तक पहुंची, दूर दूर तक लोगों तक पहुंची, जो कि नहीं जानते थे डिफरेंट लैंग्वेज बट पाली लैंग्वेज जानते थे, उन तक आराम से ये बातें पहुंची और तरीके से बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ। नेक्स्ट है, बुद्धिज्म वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वालिटी। तो देखिए अगर हम कहें एक तरफ से कि ये रिलीजन था, तो नहीं, रिलीजन से ज़्यादा ये क्या था, सोशल इक्वालिटी का प्रिंसिपल इसका ज़्यादा था बुद्धिज्म का। तो प्रिंसिपल जो है सोशल इक्वालिटी का कैसे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदुज़म में जो छोटे कास्ट के लोग थे उनको प्रीस्ट एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनको कोई रिचुअल्स फॉलो नहीं करने देते थे, उनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं था, प्रोहिबिट करता था उनको। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बुद्धिज़्म में देखने को नहीं मिलेंगी। बुद्धिज़्म में ये जो बुद्धा थे उन्होंने ये द्वार खोल रखा था कि कोई भी पर्सन आपके बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर सकता है, अगर कोई भी पर्सन चाहे। लाइक ये नहीं है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप क्षत्रिय हैं तो ही आप एक्सेप्ट करेंगे, अगर आप बैकवर्ड कास्ट के भी हैं, अगर आप नीचे जाति के भी हैं तो भी आप जो है बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बुद्धिज़्म के फॉलोअर आप बन सकते हैं। तो सोशल इक्वालिटी की बात करता है कि हर कोई इसमें समान होता है, हर कोई अगर बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करता है तो वो सभी एक जैसे ही रहेंगे, एक जैसे ही खाएंगे, एक जैसे ही सारी जो है बुद्धा की धमा को प्रीच करेंगे, आगे तक फैलाएंगे और सभी संघ में रहेंगे। तो ये सब कुछ सबके लिए इक्वल था, किसी के लिए डिफरेंट नहीं था कि अगर आप दूसरे कास्ट से बिलोंग करते हो, अपर कास्ट से बिलोंग करते हो तो आप अलग बैठो, आपके लिए अलग रहन सहन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए बोला जाता है कि बुद्धिज्म रिलीजन से ज़्यादा ये सोशल इक्वलिटी की बात किया था। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा, जल्दी से ही स्प्रेड हो गया। नेक्स्ट है द संघ। देखिए संघ बनाते थे बुद्धा, ये इनका मेन था कि धमा और संघ। तो उसकी बात करते हैं, अगर हम धमा की हमने बात की कि वो फर्स्ट सेरेमन था जब उन्होंने दिया था, अपने धर्म की बात करते थे वो। और उसके बाद बात हम करते हैं संघ की। तो देखिए संघ क्या था कि जो मोंक्स थे, जो नन्स थी, तो ये मोंक्स हो गए और ये जो नन्स हैं, ये मिल के एक साथ संघ बनाते थे। ठीक है, जो कि एक साथ रहना, एक साथ ही प्रीच करना, एक साथ मेडिटेशन करना, एक साथ जाके भिक्षा मांग के खाना। ठीक है, तो ये एक साथ ही निकलते थे, एक साथ ही सारी चीज़ें करते, तो ये एक पूरा एक संघ था। और ये संघ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मान लीजिए बुद्धा हर जगह तो नहीं जा सकते ना अपनी अपनी टीचिंग्स को देने के लिए। तो इस संघ के ही जो लोग थे, जो उनके डिसाइपल्स थे संघ में, वही डिसाइपल्स को भेजते थे कि ठीक है अब आप कुछ लोग हो, आपको मैंने समझाया, अब आप जाइए दूसरी जगह पर जाके आप वहाँ पे बुद्धिज़्म को फैलाइए।
फिर कुछ लोग हैं तो आप जो संघ बना के आप वहाँ दूसरी नॉर्थ ईस्ट जाइए या नॉर्थ वेस्ट जाइए या कश्मीर की तरफ जाइए, ठीक है। तो वहाँ जाके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बुद्धा उनको भेजते थे संघ बना के कि आप जाके और वहाँ पे बुद्धिज़्म को स्प्रेड कीजिए, लोगों को बुद्धिज़्म के बारे में बताइए, ठीक है। और इसी संघ को लेके बहुत बड़े हिस्टोरियन है जिनका नाम है वी स्मिथ। तो वी स्मिथ ने बोला है कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट था बुद्धिज़्म का, और इसकी वजह से ही बुद्धिज़्म ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया है। तो ये भी एक कोटेशन के तौर पे आप याद कर सकते हैं, अगर कहीं आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वी स्मिथ ने ही बोला था कि ये मोस्ट इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है बुद्धिज़्म का, जिसको हम बोलते हैं संघ, और संघ की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा रैपिड जो है स्प्रेड हुआ था बुद्धिज़्म सारी जगह पे, फॉरेन लैंड्स में। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द किंग। तो प्रोटेक्शन ऑफ किंग की बात करता है तो बुद्धिज़्म जो है वो उसको काफ़ी अच्छे अच्छे जो राजाओं थे उन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपको तो अजात शत्रु, बिम्बिसार, ठीक है, प्रसन्नजीत जो हैं आपके, उसके बाद कौशाम्बी के जो राजा थे वहाँ पे भी जो है उन्होंने भी पैट्रोनज दिया था बुद्धिज़्म को। उसके बाद अम्रपाली हो गई, या फिर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्षत्रिय थे, वैश्यास थे, बिजनेसमैन थे जो कि पैट्रोनज प्रोवाइड करते थे और प्रोटेक्शन देते थे बुद्धिज़्म को। इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ये स्प्रेड हुआ। और लेटर ऑन आपको पता ही है कि जो अशोक थे, अशोक ने भी लेटर 200 ईयर्स के बाद अशोक ने भी बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया, श्रीलंका तक फैलाया, दूर दूर देशों, कंबोडिया तक भेजा, हर जगह इन्होंने स्प्रेड किया। तो जो राजा थे अजातशत्रु जैसे, बिंबिसार जैसे और प्रसन्नजीत जैसे, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया और पैट्रोनेज किया बुद्धिज़्म को। इसकी वजह से ही भी रैपिड स्प्रेड हुआ बुद्धिज़्म का, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट काउंसिल। तो देखिए जब बुद्धा की डेथ हो जाती है तो बुद्धा की डेथ के बाद 4 काउंसिल्स होते हैं, और इन चारों काउंसिल्स को इसलिए किया जाता है क्योंकि जब बुद्धा की डेथ हो गई उसके बाद बुद्धा के जो भी धमा हैं, जो भी उनके बनाए हुए चीज़ें हैं उसको कंपाइल करना होगा एक जगह पे, ठीक है। तो उसके लिए हम अब स्टडी करेंगे कि बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ तो कहाँ कहाँ पे हुआ और उसको किस जगह पे किया गया, किसने उसको पैट्रन किया और कौन चेयरमैन था उस काउंसिल का, और क्या रिजल्ट निकलता है वो हम इस बुद्धिस्ट काउंसिल में जानेंगे। पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वो आपका 483 बीसी में होता है और ये राजगृह में होता है, ठीक है। और चेयरमैन कौन होते हैं, तो महाकश्यप रहते हैं जो कि इसके चेयरमैन रहते हैं। और इसको पैट्रॉन कौन किया रहता है, तो अजात शत्रु जो रहते हैं उन्होंने इसको पैट्रॉन किया रहता है। अब इसमें रिजल्ट क्या आता है कि जो सुता पिटाका जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना, सुत्त पिटाका, विनय पिटाका, तो इसका ही कंपाइलेशन होता है जो कि किया जाता है आनंद और उपाली के थ्रू। तो आनंद और उपाली जो ये 2 मेन डिसाइपल हैं बुद्धा के, और इन्होंने ही कंपाइलेशन किया था सुता पिटाका का और विनय पिटाका का, और ये कहाँ पे हुआ था, तो राजगीर में हुआ था, ठीक है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड होती है 383 बीसी में, और ये वैशाली में होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वैशाली में होती है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो सभाकामी रहते हैं, और इसका जो पैट्रन होता है वो काला अशोका ने दिया रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में डिफरेंट डिफरेंट जो लोग होते हैं जो कि चाहते हैं मोंक्स की, वैशाली में जो भी मोंक्स इकट्ठे होते हैं वो सोचते हैं कि कुछ चेंजेस लाने हैं हमें राइट्स में, और 2 वहाँ पे सेसिज्म बनता है। पहला सेसिज्म बनता है कि स्थरविदन और महासंगिका, ये 2 तरीके के वहाँ पे डिवाइड किए जाते हैं, और साथ में कुछ न्यू चेंजेस लाए जाते हैं जो कि आपके वैशाली के सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में होता है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी हेल्ड होती है 250 बीसी में, और ये आपकी पाटलिपुत्रा में होती है, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो मोंगल पुता टीसा होते हैं, ठीक है। तो मोंगल पुता टीसा जो होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं, और इसका जो पैट्रन दिया रहता है वो अशोक ने दिया रहता है। इसमें जो अभिधमा पिटाका है उसको कंपाइल किया जाता है, और डिसीजन लिया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो मिशनरीज हैं उनको वर्ल्ड के हर अलग अलग एरिया में भेजा जाएगा ताकि वो बुद्धिज़्म को और भी ज़्यादा स्प्रेड कर सके। तो ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में ये कंपाइलेशन होता है, साथ ही साथ मिशनरीज को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भेजा जाता है, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपका होता है 98 एडी में, और ये कश्मीर में हेल्ड होता है, आपको ये पता होना चाहिए।
चेयरमैन जो होते हैं आपके वसुमित्र होते हैं और वाइस चेयरमैन आपके अश्वघोषा होते हैं। और इसका जो पैटर्न दिया जाता है वो कनिष्क के थ्रू दिया जाता है। और इसमें क्या कंपाइलेशन होता है, तो इसमें कंपाइलेशन ऑफ महाविभा और महाविभा शास्त्र जो कि एक संस्कृत कमेंट होता है त्रिपिटका में, तो उसका कंपाइलेशन होता है। साथ ही साथ डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट इनटू हिनायान्स और महायान्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा ना महायान, हिनायान, हिनायान मतलब हिनायान लेसर व्हीकल है, आइडियल वर्शिप नहीं मानते हैं, मेडिटेशन से सेल्वेशन को प्राप्त करना चाहते हैं। और आपका जो महायान है मीन्स ग्रेटर व्हीकल, ठीक है, ग्रेट व्हीकल या ग्रेटर व्हीकल, और ये आइडियल वर्शिप में बिलोंग करते हैं। तो ये जो हिनायान और महायान आपके जो सेक्ट बन के उभरते हैं, ये आपके यहीं पे डिवीजन होता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कश्मीर में हेल्ड होती है और कनिष्क के पैट्रॉन में होती है। और चेयरमैन कौन रहते हैं, तो वसुमित्र जो होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, कौन चेयरमैन थे, किसने पैट्रॉन किया था, और क्या रिजल्ट्स आए थे इन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डिक्लाइन कब होता है बुद्धिज्म का, कैसे डिक्लाइन होता गया। मान लीजिए हमने जैसे बताया कि ये हमारे ही देश से एक नया रिलीजन सेक्ट निकल के आता है बुद्धिज्म, और आज के दौर में भी आप देखिएगा तो बुद्धिज्म जो है हमारी लैंड से काफ़ी ज़्यादा ही आपको मतलब देखने को नहीं मिल पाएगा कि जो फॉरेन लैंड्स है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक मेन रिलीजन है, डोमिनेंट रिलीजन आपको देखने, बट हमारे यहाँ ही शुरू हुआ ये रिलीजन, हमारे यहाँ ये सेक्ट निकला और हमारे यहाँ ये डोमिनेंट नहीं रह गया। आपको थोड़ा बहुत बुद्धिज्म फॉलोअर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा क्या रीज़न है कि हम जिस जगह से बुद्धिज्म का जन्म हुआ वहीं पे बुद्धिज्म जो है डिक्लाइन हुई। तो पहला जो रीज़न आपको मिलेगा बुद्धिज्म के डिक्लाइन का, वो मिलेगा करप्शन इन बुद्धिस्ट संघ। ठीक है, तो जो संघास थे, संघ जो है जहाँ पे आपके मॉन्क्स और नन्स रहते थे और एक संघ बना के चलते थे प्रीच करने के लिए, उस संघ में ही करप्शन होने लगा। अब ये लोगों का भी दिमाग जो है ना वो प्रिस्ट की तरह होने लगा कि ठीक है हम भी थोड़ा पैसे लें, हम भी कुछ रिचुअल्स फॉलो कराएं, हम भी कुछ अपने लिए लग्जरीज गुड्स लें। इसकी वजह से करप्शन होने लगा बुद्धिस्ट संघ में। तो ये करप्शन जब स्टार्ट हो गया तो वो डिक्लाइन का एक कारण बना बुद्धिज्म का। सेकेंड, डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू डिफरेंट सेक्ट्स। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बन जाते हैं, हिनायान बन गया, महायान बन गया, त्रिवेदा बन गया, वज्रयान बन गया। तो जब बुद्धिज्म में डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट आने लगते हैं, वो जब डिवाइड होने लगता है एक दूसरे के एक दो से तीन, तीन से चार होने लगता है, इसकी वजह से ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म तो रहा ही नहीं। तो जब डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट डिवाइड हो गए तो अब वो बट सा गया और उसकी वजह से डिक्लाइन हो गया बुद्धिज्म का। जो ओरिजिनल बुद्धिज्म था वो अपनी ओरिजिनल लैंड में ही डिक्लाइन करने लगा। थर्ड है एडॉप्टेशन ऑफ संस्कृत एज अ लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। देखिए मैंने आपको बताया था कि बुद्धा ने पाली लैंग्वेज चूज किया था लोगों को टीच करने के लिए, लोगों को इनलाइटमेंट प्रदान करवाने के लिए, उनको प्रीच करवाने के लिए, क्योंकि पाली लैंग्वेज क्या थी, कॉमन लैंग्वेज थी लोगों की। ठीक है, और जो भी उनके थ्री बास्केट्स थे, विनय पिटाका, सुता पिटाका, अभिधम्मा पिटाका, ये भी आपकी पाली लैंग्वेज में ही है ताकि लोगों तक ये रीच करी। इस वजह से ही इसका बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था बुद्धिज़्म। ठीक है, दूर दूर तक लोगों को बुद्धिज़्म जो है उनको मालूम था और वो बुद्धिज़्म के फॉलोअर बनते गए थे। लेकिन बाद में क्या होता है कि उनकी डेथ के बाद जो लोग थे, जो मॉन्क्स थे, जो बुद्धिज़्म को प्रीच कर रहे थे, उन्होंने अब पाली लैंग्वेज को छोड़ के उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज अडॉप्ट कर लिया था प्रीच करने के लिए लोगों को। तो संस्कृत लैंग्वेज जो है उस टाइम पे हमारे हिंदुस्तान में संस्कृत लैंग्वेज सिर्फ हायर क्लास के जो लोग थे वही संस्कृत बोलते थे। तो संस्कृत जो लैंग्वेज थी वो हर किसी को नहीं आती थी, कॉमन पीपल को तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। जो हायर लोग थे, जिन्होंने हायर स्टडीज़ की है या फिर जो हायर कास्ट से बिलोंग करते थे, सिर्फ उनको ही संस्कृत आती थी। और उस संस्कृत लैंग्वेज को आपने प्रीच करना स्टार्ट कर दिया बुद्धिज़्म के लिए, और उसी संस्कृत में आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट निकाल रहे हो, तो लोग कैसे पढ़ पाएंगे, कॉमन पीपल। इस वजह से ये भी एक रीज़न बनता है डिक्लाइन का। नेक्स्ट है लैक ऑफ पैट्रोनेज फ्रॉम द रूलिंग क्लासेस। तो पैट्रोनेज नहीं मिल पा, जहाँ वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट राजा थे वो पैट्रोनेज दे रहे थे और बहुत सारे प्रोटेक्शन मिल रहे थे उनको बिजनेसमैन क्लास से, क्षत्रियों से। तो वो अब
चीज़ें ख़त्म हो गई। अब जो पैट्रोनेज उनको मिलती थी रूलिंग क्लास से, वो रूलिंग क्लास से इनको पैट्रोनेज नहीं मिल रही थी। इसकी वजह से भी बुद्धिज़्म जो है डिक्लाइन किया। और उसके बाद रिवाइवल ऑफ हिंदुज़्म भी यहाँ पे एक कारण बनता है। तो रिवाइवल ऑफ हिंदुज़्म की बात करें तो जो शुंग डायनेस्टी आई, शुंग डायनेस्टी से हिंदुज़्म जो है रिवाइव होना शुरू हो गया। ठीक है, तो शुंग डायनेस्टी से रिवाइव होना शुरू हो जाता है हिंदुज़्म में, काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं और लोग जो है उसमें भी समझने लगते हैं कि हाँ ठीक है, हिंदुज़्म में कुछ कमियां हैं, तो उसको वो अच्छे से रिवाइव करते हैं, उसको वो रिप्लेस करते हैं उस रिलीजन में से। और फिर सबसे बड़ा जो चीज़ आती है जब गुप्ता पीरियड होता है, गुप्ता पीरियड को हम हिस्ट्री में बोलते हैं गोल्डन एज था वो। तो जब गुप्ता पीरियड आता है तब तो सबसे ज़्यादा हिंदुज़्म ही जो आपका डोमिनेंट हो जाता है। तो इसकी वजह से बुद्धिज़्म जो है डिक्लाइन हो जाता है। तो जो गुप्ताज थे उन्होंने तो उस टाइम पे गुप्ताज आ जाते हैं, फिर शंकराचार्य आ जाते हैं, तो वो अपनी थ्योरीज देने लगते हैं, फिलॉसफीज देने लगते हैं। तो हिंदुज़्म जो है रिवाइव कर जाता है और बुद्धिज़्म डिक्लाइन कर जाता है। और एक वर्ड होता है, जबकि सुंगा डायनेस्टी और गुप्ता गुप्ता पीरियड के बीच में कुछ लोग ने ये भी बोल दिया कि जो महात्मा बुद्ध हैं, जो गौतम बुद्ध हैं, वो इनकारनेशन है लॉर्ड विष्णु का। तो फिर लोगों को लगता है कि यार लॉर्ड विष्णु जो है वो तो हमारे हिंदू ही देवता हैं। अगर वो महात्मा बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध है जिसको हम बोल रहे हैं, कि अगर वही इनकारनेशन है लॉर्ड विष्णु का, तो फिर तो कुछ अलग रहा ही नहीं। तो फिर क्यों नहीं हम अपने गौतम बुद्ध को अपने लॉर्ड विष्णु के तौर पे ही माने, और क्यों नहीं हम हिंदुज़्म ही फॉलो करें, फिर हम क्यों बुद्धिज़्म को फॉलो करें। तो इस वजह से भी जो है डिक्लाइन हो जाती है बुद्धिज़्म की। और लास्ट है आपका इन्वेजन ऑफ द हुन्स और तुर्क। तो देखिए जब इन्वेजन होता है ना तुर्क और हुन्स का, ये एक सबसे बड़ा कारण बनती है डिक्लाइन का। क्या होता है कि जब हुन्स और तुर्क्स आते हैं तो जितनी भी मोनेस्ट्रीज़ हैं, जो लाइब्रेरीज़ हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और आपको तो ये भी पता है कि जब मोनेस्ट्रीज़ नॉर्थ वेस्ट की फ्रंटियर की जो मोनेस्ट्रीज़ थे उसको सारे को ख़त्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था हुन्स के थ्रू। स्कल्पचर्स जो होते हैं गौतम बुद्धा की, जो स्टैचूज़ होती हैं, उसको वो तोड़ देते हैं। और जो भी लाइब्रेरीज़ होती हैं जहाँ पे संग बैठ के अपना एक दूसरे से अपनी जो बातें थी उसको शेयर करते थे, अपनी जो प्रीचिंग थी एक दूसरे से बांटते थे उस चीज़ को, जहाँ पे वो आइडियाज़ लेकर आते थे, वो जो सारी जगह थी संघ को ख़त्म कर देना, लाइब्रेरीज़ को ख़त्म कर देना, स्कूल जो थी महायाना हिनायाना उनको भी ब्रेक कर देना, और मोनेस्ट्रीज़ को तोड़ दिया हुन्स और तुर्क ने आके। और सबसे बड़ा परिवर्तन तो तब आता है जब मुस्लिम इन्वेजन होता है। जब मुस्लिम इन्वेजन होता है तब तो वो पूरी तरीके से बुद्धिज़्म जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ में मुस्लिम इन्वेजन के टाइम पे पूरी तरीके से बुद्धिज़्म ख़त्म हो जाता है। जो भी हमारी प्रीचिंग की जो जगह थी जहाँ पे सारे बुद्धा के लोग थे, बुद्धिस्ट मॉन्क जो बैठ के वहाँ पे पढ़ाई करते थे लाइब्रेरीज़ में, चाहे वो विक्रमशिला हो, चाहे वो नालंदा हो, उन सबको जला दिया जाता है। तो जब फॉरेन इन्वेजन होता है हमारे इंडिया में, तो ये एक सबसे बड़ा कारण बनती है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म की। अपने ही लैंड पे जहाँ पे बुद्धिज़्म का जन्म हुआ था, वहीं पे बुद्धिज़्म का डिक्लाइन होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज़्म का इंडिया के कल्चर पे। तो जो कॉन्सेप्ट है अहिंसा, जो आज भी अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप महात्मा गांधी को पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि उन्होंने दे रखा है कि अहिंसा के पथ पे चलना है, हमें अहिंसा के पथ पे चलना है। और आज भी हम कहीं भी किसी अच्छे गुरु से अगर बात करें तो वो भी हमें ये चीज़ सिखाते हैं, या फिर हमारे हिंदुज़्म में भी ये चीज़ अब एडॉप्ट की गई है कि अहिंसा ही हमें करना है। अहिंसा को हमें कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा जो है वो हमें लेके चलना है। तो हमें अहिंसा नहीं करनी है, अहिंसा के कॉन्सेप्ट को हमें लेके चलना है, हिंसा नहीं करनी है हमें। तो इस कॉन्सेप्ट को बुद्धिज़्म ने ही दिया है इंडियन कल्चर को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अहिंसा का, ये बुद्धिज़्म से ही हमें मिला है। और इसको ही गांधी जी में आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा जब आप उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ वगैरह पढ़ेंगे तो। कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया वॉज नोटेबल। तो काफ़ी ज़्यादा आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा बुद्धिज़्म का आर्ट और आर्किटेक्चर में इंडिया के। साथ ही साथ स्तूपाज ऑफ सांची, भरूच, गया, ये एक वंडरफुल पीसेस हैं आपके आर्किटेक्चर की। अगर आपने देखा हो तो आप प्लीज़ गूगल कीजिएगा, या अगर आपने विजिट किया हो तो आपको खुद पता होगा कि जो स्तूपा है सांची का या भरूच का या गया का, वो देखने में मार्वलस आर्किटेक्चर बना रखा हुआ है। तो वो कंट्रीब्यूशन किसका है? बुद्धिज्म का ही तो कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन के कल्चर पे। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन थ्रू रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ लाइक तक्षशिला, जो कि आपके नॉर्थ वेस्ट में थी,
नालंदा जो आपकी बिहार में थी और विक्रमशिला जो है आपकी बिहार में थी। तो ये 3 जो मेन यूनिवर्सिटीज़ थी और ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ थी। यहाँ पे मतलब आज का आपने कुछ स्कूल्स में कल्चर देखा होगा कि हॉस्टल भी है, पढ़ना भी है, सब कुछ, तो उसको हम बोलते हैं रेसिडेंशियल। तो रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ बना रखी थी उस एरा में, और बोला भी जाता है कि नालंदा जो है वो पहला आपका यूनिवर्सिटी था। तो उस टाइम पीरियड में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन जहाँ पे इसी के थ्रू फैलाया गया पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे कौन बैठते थे? यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स ही तो बैठते थे और वो स्टडी करते थे, एक दूसरे के आइडियाज़ को एक्सचेंज करते थे और प्रीच करते थे, नए नए बुक्स लिखते थे, टेक्स्ट वगैरह पढ़ते थे। तो वो लाइब्रेरी को ही ख़त्म कर दिया गया, उस एजुकेशन के जगह को, उस एजुकेशन को, जड़ को ही ख़त्म कर दिया गया, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ को ही ख़त्म कर दिया गया। लेकिन वो कंट्रीब्यूशन जो है वो किसका था? तो बुद्धिज़्म का ही तो कंट्रीब्यूशन था, जो आज भी हमारे इंडिया के कल्चर में देखने को आपको मिलता है। लैंग्वेज ऑफ पाली एंड अदर लोकल लैंग्वेजेस डेवलप थ्रू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। तो पाली लैंग्वेज, दूर दूर तक लोग पाली लैंग्वेज के बारे में जानने लगे, उसके टेक्स्ट को पढ़ने लगे। तो क्यों हुआ? क्योंकि बुद्धिज्म ने ही जो है इस पाली लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था, लोकल लैंग्वेज थी। और भी जो उसके अलावा, पाली लैंग्वेज के अलावा और भी लैंग्वेजेस में जब बुद्धा प्रीच करते थे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाके, तो उसको उन्होंने डेवलप किया और उसको ही काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड किया। ठीक है, तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज़्म का कि पाली लैंग्वेज के साथ साथ अदर लोकल लैंग्वेज भी डेवलप हुई, और ये प्रमोट करता है स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू द अदर पार्ट्स ऑफ एशिया। तो देखिए, बुद्धिज़्म तो इंडिया का कल्चर है, इंडिया से ही इसकी जन्म हुआ। फिर भी ये इंडिया में ही नहीं सीमित है, इंडिया के बाहर के भी लैंड्स में आपको ये देखने को मिलेगा, चाहे वो चाइना हुआ या फिर जापान हो या फिर आपका कंबोडिया हो, लाओस हो, म्यांमार हो। इन सब जगह पे कौन सा डोमिनेंट रिलीजन है? बुद्धिज़्म। और बुद्धिज़्म कहाँ का है? तो इंडिया का है वो। तो बुद्धिज़्म का ही एक कंट्रीब्यूशन है जो कि इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के कल्चर को इंडिया के बाहर फॉरेन लैंड्स पे भी स्प्रेड किया। ये कंट्रीब्यूशन है आपके इंडियन कल्चर का, जो कि बुद्धिज़्म से मिला है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने आपको एक बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन बनाई है, जिसको हम बोलते हैं बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन फैम टूर। ठीक है, तो ये आपकी गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक इनिशिएटिव है बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन फैम टूर। और इसमें ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है कि जितने भी डेस्टिनेशन हैं, जितने भी टूर डेस्टिनेशंस हैं, बोध गया हो, चाहे फिर गया हो, चाहे राजगीर हो, चाहे नालंदा हो, चाहे सारनाथ हो, इन सारे डेस्टिनेशंस को कवर किया जाता है इस टूर में। और ये इनिशिएटिव है देखो अपना देश इनिशिएटिव, उसी इनिशिएटिव के अंदर में ही एक बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है, जो कि कवर करता है जितने भी बुद्धिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको कवर किया जाता है, ताकि लोगों को बताया जा सके कि देखिए कौन कौन से प्लेसेस हैं इंपॉर्टेंट जो कि बुद्धा के लाइफ से जुड़ी हुई हैं। तो पहला गया, बोध गया, जहाँ पे उनको एनलाइटमेंट मिला था, राजगीर नालंदा जहाँ पे उन्होंने स्प्रेड किया, और सारनाथ जहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट सेरेमन या फिर फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन अपना उन्होंने टीचिंग दिया था अपने 5 डिसाइपल्स को, जो कि वाराणसी में ही स्थित है। ठीक है, तो ये एक पूरे एरिया को कवर करता है, बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन चलाई गई है। ठीक है, अब हम बात करें कि इंडिया के कल्चर के बारे में हमने देखा कि ठीक है क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे आपके बुद्धिज़्म के, लेकिन उसके अलावा यूनेस्को में, ठीक है, यूनेस्को जो है उसमें कौन कौन सी हेरिटेज साइट्स हैं जो कि बुद्धिज़्म की हैं, और वो अब हमारी हेरिटेज साइट हो गई हैं और इंडिया को वो और भी ज़्यादा फेमस करती हैं। तो पहला है आपका कि आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा। ठीक है, दूसरा है आपका बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, जो कि एमपी में है, आपको देखने को मिलेगा। थर्ड, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जो कि बोध गया में है। और फोर्थ है आपका अजंता केव्स, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो आपको प्लेसेस भी याद रखनी चाहिए कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी कहाँ की थी? बिहार की। सेकेंड, आपकी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची जो बनी है वो एमपी में है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है बोध गया बिहार। और लास्ट आपका अजंता केव्स हैं जो कि आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हुई। बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन भी चलाई जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू। क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे हमने इंडियन कल्चर में देखा बुद्धिज़्म का, बुद्धिज़्म का डिक्लाइन कैसे हुआ उसका भी हमने देखा, बुद्धिस्ट काउंसिल क्या क्या हुए, और रैपिड स्प्रेड कैसे हुआ बुद्धिज़्म का, डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म क्या हैं, उसके अलावा ग्रेट सिंबल्स क्या हैं जो बुद्धा की लाइफ को डिपिक्ट करते हैं, 3 पिटाकास क्या हैं, और क्या 4 नोबल ट्रुथ हैं जो बुद्धा ने दिए थे,
और क्या 8 नोबल पाथ हैं जिसको आप अगर 8 पाथ को फॉलो कर लो तो आपके लाइफ के जो 4 नोबल ट्रुथ हैं, सॉरो की, सफरिंग की, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आपकी जो भी सॉरो है, जो भी आपके दुख हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे अगर आप 8 पाथ को फॉलो कर लो। ये भी हमने जाना इसमें। और हमने आपको बताया कि सिद्धार्थ गौतम की लाइफ, उनके फादर के बारे में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए, और आई होप कि आपको इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।